और मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी समझा दिया है। ठीक है, हम स्टार्टिंग से समझ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आता है, उसमें क्या क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या क्या एंट्री आ सकती है। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता कि क्या आइटम कहाँ जाएगा। तो पहले तो हमें वो समझने के लिए ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके लिए मैं एक बना लेता हूँ बैलेंस शीट। एक बना ली मैंने बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट बना ली और बैलेंस शीट में कुछ एसेट और कुछ लायबिलिटी में पोस्ट कर देता हूँ। अमाउंट नहीं लेंगे इसलिए अमाउंट का कॉलम थोड़ा छोटा, कुछ माइनस प्लस अभी नहीं करना है फिलहाल। बैलेंस शीट में ये साइड पर आती है लायबिलिटी, रुपीज। यहाँ पर आता है आपका एसेट्स। बैलेंस शीट में यहाँ पर आती है आपकी लायबिलिटी, यहाँ पर आती है एसेट। अच्छा, एक चीज याद रखना आपके लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ये वाले साइड पर तीनों में डेबिट आता था। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा क्रेडिट और यहाँ पर आएगा डेबिट। ये चीज याद रखना है कि जो लायबिलिटी है ना उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। जब भी आप लायबिलिटी को पोस्ट करोगे, ठीक है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड में ही आएगा। ठीक है, एसेट को जब भी आप पोस्ट करोगे कहीं ना कहीं डेबिट साइड में ही आएगा। याद रखना है लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट और डेबिट, एसेट का मतलब होता है डेबिट। दोनों चीजें समझ के रखो सिर्फ। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने लिया था भाई ए और बी। ठीक है, अभी ये और बी दिया है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर कहाँ होगा, कैपिटल अकाउंट में। ए और बी का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, कोई भी अमाउंट रहने दो, ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आप सेपरेट बनाने वाले हो। ठीक है, जैसा हमने लिखा था ना ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है तो ये वहां चला जाएगा। उसके बाद में आपकी लायबिलिटी आती है बैंक लोन। बैंक से जो भी लोन लिया, जो भी कर्जा लिया। ठीक है, हमें समझ के रखना, लायबिलिटी का मतलब बोरोविंग, बोरोविंग मतलब कर्जा। जब भी हम हमारे ऊपर कोई भी कर्जा होता है तो समझ जाना कि वो लायबिलिटी है। तो बैंक से लोन लिया मतलब कर्जा लिया तो हमारी वो लायबिलिटी हो गई। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था, मुझे अचानक से इमरजेंसी पड़ गई, तो मैंने बैंक से कांटेक्ट किया और मैंने बोला सर मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। तो अगर मैं करंट अकाउंट होल्डर हूं और मेरा ट्रांजैक्शन अच्छा खासा हुआ है तो बैंक एक्सेप्ट कर लेती है, बोलती है कि भाई ठीक है, ऐसा करते हैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है वो आप ले लो, प्लस हम अपनी तरफ से भी 50,000 रुपये आपको दे रहे हैं। तो हमारे अकाउंट में कितना था, 1 लाख था, लेकिन हमने कितना लिया बैंक से, 1.5 लाख लिया। कितना ज्यादा लिया, 50,000 ज्यादा लिया। तो जो 50,000 ज्यादा लिया है उसी को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब जो अमाउंट हमारे बैलेंस से ओवर निकाला है हमने उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फिर आता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है, एक सप्लायर होता है जिससे हम माल को परचेस करते हैं। अब क्योंकि बिजनेस चल रहा है भाई, बिजनेस हमेशा क्रेडिट पर ही चलता है। ठीक है, तो मैंने इससे कहीं ना कहीं माल परचेस किया होगा क्रेडिट पर, उधारी पर माल परचेस किया है। ठीक है, तो इसीलिए इससे मुझे कुछ ना कुछ पैसा देना है। और इस क्रेडिटर को मैं एक और वर्ड दे सकता हूँ कि ये मेरा कौन है, सप्लायर है। क्योंकि इसने मुझे माल सप्लाई किया है ना, इसलिए ये मेरा सप्लायर है। समझ में आया। सन्डी क्रेडिटर कौन होता है, जिससे कंपनी परचेज कर रही है। ठीक है, जिससे कंपनी परचेस कर रही है उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, और क्योंकि मुझे उसे देना है, उधार लिया ना, उधार लिया तो भाई देना पड़ेगा ना बाद में, तो ये कर्जा ही हुआ मेरे ऊपर। ठीक है, इसलिए कहां पर आएगा, लायबिलिटी में आएगा।
अब सन्ड्री क्रेडिटर से मैंने उधार तो ले लिया माल, ठीक है। अब ये क्रेडिटर क्या करेगा, मैंने इससे टाइम मांगा 1 महीना 2 महीना, 1 2 महीने के बाद ये मेरे ऊपर जो क्रेडिटर है वो बिल बनाएगा मेरे ऊपर। अब मुझे क्योंकि इस बिल का पैसा देना बाकी रह गया है ना, तो बिल का पैसा देना बाकी रह गया और बिल का पैसा देना है मुझे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन है, यही क्रेडिटर क्या बनाएगा, मेरे ऊपर बिल बनाएगा, और जो ये बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। ठीक है, तो दोनों की दोनों मेरे लिए क्या हुई, लाइबिलिटी हुई। फिर कोई भी खर्चा अगर मुझे देना बाकी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस अगर देना बाकी रहेगा तो वो भी मेरे लिए लायबिलिटी हो गई है ना, कर्जा सा हो जाता है हमारे ऊपर। मान लो कि कोई भी सैलरी है, अगर सैलरी मैंने एम्प्लॉय को नहीं दिया है, ठीक है, अगर मैंने सैलरी एम्प्लॉय को नहीं दिया है तो बाद में तो देना पड़ेगा ना, बाद में देना पड़ेगा, मतलब मेरे ऊपर उस टाइम के लिए वो कर्जा ही माना जाता है, तो कर्जा है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है या तो देना बाकी रह गया या तो लेना बाकी रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये लायबिलिटी में, लायबिलिटी मतलब कर्जा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देना ही बाकी रह गया होगा, इसलिए ये लायबिलिटी साइड में आता है। अब मुझे बताइए, अगर आप किसी से एडवांस ले लेते हो, ठीक है, अगर आपने किसी से क्या लिया है, एडवांस लिया है, तो वो भी क्या हुई, वो भी आपकी हुई लायबिलिटी। ठीक है, तो ये तो समझा कि भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो भी देना बाकी रह गया था वो हो गई लायबिलिटी। अब जो हमने एडवांस में ले लिया है, ठीक है, इनकम ले लेते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो भी इनकम, मान लो कि मैंने कमीशन एडवांस में ले ली, डिस्काउंट एडवांस में ले लिया, है ना, रेंट एडवांस में ले लिया, डिविडेंड एडवांस में ले लिया, कुछ भी चीज अगर मैं एडवांस में ले लेता हूँ किसी से, कोई भी अमाउंट अगर मैंने एडवांस लिया तो वो मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, समझ में आया, तो ये हो गई आपकी लायबिलिटीज। फिर आते हैं आपके लिए एसेट के ऊपर। एसेट्स क्या क्या होती है, अब एसेट को मानकर चलो कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। अभी तो अगर आपसे पूछता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी मुझे बताओ, तो आप सबसे पहले मुझे क्या बताओगे, प्रॉपर्टी को अगर काउंट कराओगे तो सबसे पहले आप बताओगे कि सर मेरे पास कुछ कैश है, तो उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। ठीक है, कुछ मेरे हाथ में कैश है, मेरे घर पे रखा हुआ है कैश, और कुछ कैश मेरे बैंक में भी है, तो मैं बोल सकता हूँ कैश एट बैंक। ओके, ये दो चीजें हो गई। फिर बोलोगे आप, सर मेरे पास गाड़ियां भी हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ मोटर मोटर कार, वैन, या फिर व्हीकल्स, मोटर ट्रक, मोटर ट्रक। ठीक है, ये सब की सब मैंने गाड़ियां अपनी गिना दी। अब गाड़ियां गिनाने के बाद मैं बोलूंगा सर अ, मेरे पास घर भी है। अब क्योंकि मैं कंपनी की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर घर तो नहीं लिख सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि घर है तो मतलब बिल्डिंग है, घर है मतलब बिल्डिंग है। देखो यहाँ पर ऐसे याद रखना, ये एक है, ये दो है, और ये तीन है। अब तीन में ये बहुत सारी चीजें हैं, मोटर मोटर कार, वैन, व्हीकल, मोटर ट्रक। ठीक है, ये आपका फोर्थ वाला है बिल्डिंग। ओके, तो मैं घर के लिए घर तो बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं कंपनी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो मैं मेरी एक बिल्डिंग होगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, तो वो हो गई मेरी बिल्डिंग। तो मैं बोलूंगा कि सर मेरी एक बिल्डिंग भी है ना, मैं अपनी प्रॉपर्टी काउंट कर रहा हूँ। अभी इस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं मेरा फर्नीचर भी है ना, फर्नीचर है। इस बिल्डिंग के अंदर मेरी कहीं ना कहीं मशीनरीज भी रखी हुई है, मशीनरीज भी रखी हुई है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मेरे पास कुछ जमीन भी रखी हुई है ना, तो जमीन रखी हुई है तो मैं बोल सकता हूँ लैंड। ठीक है, फिर आप बोलोगे लीज होल्ड प्रोमाइसेस, लीज होल्ड
प्रीमाइसिस, और एक होता है आपका फ्री होल्ड प्रीमाइसिस। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस। ठीक है, अब मैं इसका मतलब आपको बता रहा हूं। मान लो कि ये मेरा जमीन का टुकड़ा है, ये मेरे पास इतनी जमीन है। अब ये जमीन मेरी बहुत सारी जमीन है, ये इतनी। तो मैंने क्या किया, इतनी जमीन पर मैंने यहाँ पर बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी। ठीक है, अपनी कंपनी एक बनाकर खड़ी कर दी, उसको भी बोलते हैं बिल्डिंग। तो यहाँ पर मेरी एक कंपनी खड़ी हुई है, लेकिन इतनी जमीन फालतू पड़ी हुई थी। कोई मेरे पास आया कि सर ऐसा करो, आप हमें रेंट पर दे दो कुछ जमीन, क्योंकि हम भी अपना कुछ ना कुछ डाल लेंगे। तो मैं बोला चल ले ले, कोई बात नहीं। तो मैंने इस कोने पे मान लो उसके लिए रेंट पर दे दी। ठीक है, तो जो मैंने रेंट पर दी उसको क्या बोलते हैं, लीज होल्ड प्रीमाइसिस। लीज का मतलब होता है रेंट, ठीक है। प्रेमाइसिस का मतलब होता है बिल्डिंग, याद रखना, ठीक है। लीज होल्ड प्रेमाइसिस मतलब मैंने जो जमीन है मेरी, जो जमीन है मेरी वहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई थी भाई, मैंने उसको रेंट पर दे दिया कि भाई चलो भाड़ा आता रहेगा, लेकिन भाई प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, जमीन मेरी है। और जो पड़ी है बंजर, जो बंजर पड़ी है जिस पर कुछ नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रेमाइसिस। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस। समझ में आया? इस पे बिल्डिंग खड़ी है, ये आपने रेंट पे दे दी एक बिल्डिंग, और इस पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एसेट्स हैं। उसके बाद में आपने बोला कि सर मेरे पास तो ज्वेलरी भी है। मैं बोला चलो ठीक है, ज्वेलरी, ठीक है ज्वेलरी है। फिर इतना काफी है, लेकिन अब इसके बाद कुछ एसेट जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है, समझ में नहीं आता है कि सर ये वो है क्या। कुछ इंटेंजिबल एसेट का नाम बता रहा हूं आपके लिए। अब मैं बोल सकता हूं कि सर मेरी मार्केट में कुछ रेपुटेशन है जिसको मैं बोलता हूं गुडविल। ठीक है, अब ये गुडविल होता क्या है, मान लो कि मेरी कंपनी 10 साल से मार्केट में है ना। अब 10 साल से मार्केट में चल रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने बहुत अच्छा नाम कमा लिया होगा। अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा कंपनी का, तो कस्टमर इस कंपनी को जानने लगे होंगे, है ना। कस्टमर के माइंड में इनका नाम बैठ गया है। ठीक है, तो जो कंपनी की रेपुटेशन है, जो 10 साल में रेपुटेशन अर्न की है कंपनी ने, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुडविल। समझ में आया? तो ये है क्या आपकी, ये है आपकी रेप्यूटेशन, रेपुटेशन ऑफ द फर्म। फिर बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट, अब स्टूडेंट पूछते सर ये पेटेंट क्या होता है अब। ठीक है, पेटेंट का मतलब होता है, मान लो हमारी कंपनी ने कोई एक नया इन्वेंशन किया। ठीक है, इन्वेंशन मतलब एक मशीनरी बनाई। उस मशीनरी को बनाने के लिए 15 साल लगे, 15 साल की मेहनत, पूरी की पूरी 15 साल की मेहनत लगी। और 15 साल की मेहनत के बाद एक मशीनरी बनकर खड़ी हुई है। तो वो एकदम बहुत अच्छा इन्वेंशन किया है कंपनी ने, और वो फिर बेचना चालू किया कंपनी ने। अब जैसे ही मार्केट में बेचना चालू किया, लोगों ने क्या किया, देखते ही कॉपी कर लिया उसको, है ना। अभी इस कंपनी को तो भाई गुस्सा आ गया, बोला यार 15 साल मैंने मेहनत की, 15 साल मेहनत करने के बाद एक मशीनरी बनाई, और इस मशीनरी को जैसे ही मैंने मार्केट में डाला, दूसरे लोगों ने तुरंत कॉपी कर लिया इसको कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो भाई मेरी 15 साल की मेहनत का क्या। तो अपनी गवर्नमेंट ने एक राइट दिया है जिसे बोलते हैं पेटेंट राइट। पेटेंट राइट का मतलब होता है जिसने वो मशीनरी बनाई है, जिसने वो मशीनरी बनाई है, ठीक है, उसको राइट है कि वो 20 साल तक, 20 साल तक सिर्फ वही बंदा उस मशीनरी को बेचेगा जिसने वो मशीनरी बनाई है। समझ में आया? पेटेंट राइट दिया जाता है जिस बंदे ने मशीनरी बनाई है 15 साल में, उस बंदे को पेटेंट राइट दिया जाएगा। वो राइट कैसा होता है, गवर्नमेंट बोलती है कि आपने अगर मशीनरी बनाने में 15 साल लिए हैं, तो हमारा ये कानून है कि आपकी जो मशीनरी है आप 20 साल तक बेच सकते हो, लेकिन 20 साल के बाद कोई दूसरा उसको बेच सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पेटेंट राइट। अब
मान लो अगर किसी और को भी बनानी है वो मशीनरी, 20 साल का वेट नहीं करना है, ठीक है, और हमें भी वही फेमस होना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको वो राइट दे दूंगा, लेकिन उसके बदले पैसा लूंगा, पैसा लेके उसको राइट दे दूंगा, ठीक है। समझ में आया पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक राइट है जो किसको दिया जाता है, एक इन्वेंटर को दिया जाता है जो एक मशीनरी, एक न्यू मशीनरी इन्वेंट करता है, ठीक है, उसको पेटेंट राइट दिया जाता है। अब आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, अब सर ये ट्रेडमार्क क्या होता है? ठीक है, अब जैसे कि तुमने देखा होगा, कंपनी का अलग अलग लोगोस होता है, साइन होता है, कलर कलर होता है, नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे कि ऑडी के तुमने देखे होंगे, 4 जीरो है, ठीक है। BMW का देखा होगा तुमने, उसके लोगों पर एक ब्लू और एक वाइट कलर है, ठीक है। वैसे ही नाइकी, नाइकी का एक आपने राइट सा साइन देखा होगा, ठीक है। तो सबके उसमें क्या आता है, कलर, सिंबल, ठीक है। कोई भी कलर होता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नंबर हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क, ठीक है। ये कभी कॉपी नहीं कर सकता कोई, अगर कोई कॉपी करेगा फंस जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या होता है, ये तो चलो पेटेंट में यहां पर लिख देता हूं थोड़ा। पेटेंट का मतलब होता है न्यू इन्वेंशन, यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं मशीनरी, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ सर ने क्या एक्सप्लेन किया था मशीनरी के बारे में, ठीक है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मैंने बता दिया आपको, है ना। कोई भी साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, कोई भी लोगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। ओके, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फिर भी, साइन, सिंबल, कलर, नंबर, ठीक है, और भी आता है लोगोस वगैरह, ठीक है। समझ में आया? ये हो गया 3। फिर आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट ये भी आपकी एसेट है। अब ये कॉपीराइट क्या होता है, जैसे कि आपने एबीसीडी या फिर एबीसीडी टू है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, एबीसीडी या एबीसीडी टू में डांस कॉपी हो जाता है ना। तो ये कॉपीराइट कहाँ कहाँ हो सकता है, मूवीज में हो सकता है ना, कोई भी मूवी कॉपी हो सकती है, कोई गाना कॉपी हो सकता है, कोई ड्रामा कॉपी हो सकता है, सही है, कोई भी स्क्रिप्ट कॉपी हो सकती है, कोई भी स्टोरी कॉपी हो सकती है ना। इन सब में क्या आता है, कॉपीराइट। मैं यहां पर लिख देता हूं म्यूजिक, म्यूजिक, ड्रामा, मूवीज, ठीक है, मूवीज, म्यूजिक, ड्रामा, मूवीज, और क्या बोल सकते हैं हम, सॉन्ग्स, स्क्रिप्ट वगैरह, है ना, उन सब में क्या होता है, कॉपीराइट हो जाता है। तो ये आपकी सब की सब एसेट और लाइबिलिटी है। यहां पर फिर आपका डेटर आता है। डेटर, डेटर कौन होता है? डेटर वो बंदा होता है जिससे कंपनी उधारी पर सेल करती है, ठीक है, जिसे कंपनी क्या करती है, सेल करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। ये हमारा कस्टमर भी बोला जा सकता है कि ये हमारा कस्टमर है, लेकिन कस्टमर और डेटर में होता है फर्क। जैसे हम दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाकर कुछ भी चीज हम खरीदते हैं, अगर हमने पैसे दे दिए तो हम कहलाए जाते हैं कि भाई हम उस दुकान के कस्टमर हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर क्योंकि हमने कैश दे दिया तो हम उसके लिए वहां तक कस्टमर है। लेकिन अगर वो चीज हमने उधारी पर ली है, ठीक है, तो हम क्या कहलाए जाएंगे, फिर कस्टमर से क्या बन जाएंगे, डेटर बन जाएंगे। समझ में आया? होते कस्टमर ही हैं, लेकिन अगर उधारी पर लिया तो डेटर। ओके, समझ में आया? इसको सेल किया जाता है। अब क्योंकि मैंने इसको अगर उधारी पर सेल किया है, उधारी पर सेल किया, तो ये मुझे 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने में पैसा देगा, है ना। पैसा देगा तो पैसे देते टाइम बिल मांगेगा, जैसा हमने मांगा था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर से बोला कि चल भाई बिल दे दे हमें, हम तेरा पेमेंट करने वाले हैं। वैसे ही अगर मैं इससे पैसा मांगूंगा 1 महीने के बाद, तो ये क्या बोलेगा, सर बिल तो दो। तो जो बिल मैं बनाऊंगा उसको क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल।
ठीक है, इन दोनों का क्या है, कनेक्शन है, इन दोनों का कनेक्शन है। अभी और भी एसेट आती है, मैं यहां पर साइड में लिख दे रहा हूं। और इनकम ये है, सॉरी, और एसेट ये है कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। कोई भी एक्सपेंस अगर कंपनी एडवांस में पे करती है, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो सैलरी, ठीक है, सैलरी अगर एडवांस में पे करती है कंपनी, तो भाई बाद में तो काट लेगी ना, बाद में तो मिलेगा ही ना पैसा। तो ये क्या है, रिसीवेबल अमाउंट है, एडवांस में दिया तो बाद में तो मिलेगा। जो अमाउंट बाद में मिलने वाला है, मिलना बाकी है, उसको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। समझ में आया? कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप एडवांस में देते हो, तो ये बाद में देगा ही देगा। ठीक है, तो हम बाद में ले सकते हैं ये अमाउंट, इसीलिए ऐसे साइड में आता है। दूसरा है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने यहां पर भी मतलब बताया आपका, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है या तो देना बाकी रह गया होगा या तो लेना बाकी रह गया होगा। ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड पर जो आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये देना बाकी रह गया था, है ना। और ये आपका एसेट साइड पर आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये लेना बाकी रहेगा। तो ये लेना बाकी रहेगा, तो ये एसेट साइड पर आएगा। ठीक है, तो ये सब की सब आपकी एसेट और लाइबिलिटीज हैं, जो बहुत ही इजीली हमने इन्हें बताया। ठीक है, एकदम डिटेल में बताया, एकदम सिस्टम से बताया। तो आप इसे जब तक के लिए लिखिए।